वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर साइकोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चंस में ये नेक्स्ट वीडियो है, फिफ्थ वीडियो है। तो आइए डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी यानी कि सीटीपी के कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वन पार्ट और यूनिफैक्टर और वन फैक्टर और वन एलिमेंट इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो वन फैक्टर और यूनिफैक्टर या वन पार्ट या वन एलिमेंट की बात की जाए, जब एक ही भाग की बात की जाएगी, एक ही पार्ट की बात की जाएगी, एक ही एलिमेंट की बात की जाएगी इंटेलिजेंस के लिए, तो ये जो प्रिंसिपल है वो दिया गया है अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। अल्फ्रेड बिनेट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। अल्फ्रेड बिनेट बात करते हैं यूनिफैक्टर के बारे में या वन फैक्टर के बारे में इंटेलिजेंस के। देन टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो इंटेलिजेंस टू फैक्टर और टू पार्ट आर गिवन आर बाई। तो टू फैक्टर्स और टू पार्ट्स की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो दी गई है चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा। चार्ल्स स्पेयरमैन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। और इसमें इन्होंने ये जो थ्योरी है वो 1904 में दी थी। दो फैक्टर्स इन्हें इसमें बताए गए हैं चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा। पहला फैक्टर जिसमें से हो जाता है जर्नल फैक्टर, जिसको GF कहते हैं, और दूसरा फैक्टर हो जाता है स्पेशल फैक्टर, जिसको SF कहते हैं। जनरल फैक्टर का मतलब है कि वो सारे सामान्य गुण जो हर एक पर्सनालिटी में पाए जा रहे हैं, हर एक व्यक्तित्व में, हर एक इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं। स्पेशल फैक्टर वो सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिनके नाम से या जिस स्किल से जिस लोगों को जाना जाता है। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, इसका मतलब है कि वो जो है उनका कौशल है, इस नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसे जो सिंगर्स हैं, मतलब कि उनकी पकड़ म्यूज़िक पे बहुत अच्छी है, तो वो जो है उनके कौशल को दिखाता है, इसलिए वो स्पेशल फैक्टर है। इस तरह से अब थ्री फैक्टर थ्योरी की बात करेंगे। थ्री फैक्टर थ्योरी का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि थ्री फैक्टर्स या थ्री पार्ट्स उनको कहे जाते हैं, या फिर आप थ्री एलिमेंट्स थ्योरी भी कर सकते हैं। तो थ्री एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, थ्री एलिमेंट प्रिंसिपल का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो सिद्धांत है इंटेलिजेंस के लिए वो स्पेयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। टू फैक्टर एंड थ्री फैक्टर का जो प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस का वो चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। टू फैक्टर प्रिंसिपल उन्होंने 1904 में दिया था, और थ्री फैक्टर एलिमेंट जो है इंटेलिजेंस का वो इन्होंने 1925 में दिया है, जिसमें इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी में बताया था कि एक जो है एस फैक्टर होता है और एक जो है जी फैक्टर होता है। दो फैक्टर इनके द्वारा बताए गए थे, जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो इसमें से जब जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर एक जगह पे आते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तो ये जो पार्ट बनता है बीच का उसको कहते हैं कलेक्टिव फैक्टर, CF इसको कहा जाता है। इसी को जो है थ्री फैक्टर प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया, जिसको स्पेयरमैन ने दिया है, जिसमें इन्होंने एक चार्ट के थ्रू इसको समझाया था। जैसे कि स्पेशल फैक्टर हो जाता है मैकेनिकल का, स्पेशल का न्यूमेरिकल का, या फिर वर्बल का, और जो जर्नल फैक्टर है वो मिड में रहेगा। जैसे कि ये है तो ये मिड में रहेगा जर्नल फैक्टर। इस तरह से थ्री फैक्टर प्रिंसिपल को समझाया गया है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट यहाँ पे है मल्टीपल इंटेलिजेंस या फिर डाजर्ट प्रिंसिपल या एटॉमिक प्रिंसिपल जो है इंटेलिजेंस का किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको EL थॉर्नडाइक ने दिया है। EL थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो बहुत सारे जो है फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इन्होंने इसके लिए कोई एक फैक्टर नहीं बताया, दो फैक्टर नहीं, तीन फैक्टर नहीं दी बताए, बल्कि कई सारे जो है फैक्टर्स इनके द्वारा बताए गए हैं, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इस तरह से EL थॉर्नडाइक के द्वारा इसको दिया गया। फर्स्ट फैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी या फिर यूनी फैक्टर थ्योरी जो थी वो अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दी गई थी। टू फैक्टर थ्योरी या टू पार्ट थ्योरी जो थी वो चार्ल्स स्पेयरमैन के द्वारा दी गई 1904 में। और थ्री फैक्टर थ्योरी जो दी गई थी वो जो है स्पेयरमैन के द्वारा ही दी गई, जिसमें उन्होंने कलेक्टिव फैक्टर को जो है जोड़ दिया था। जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर के बीच का फैक्टर था ये। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है दिया गया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो प्रिंसिपल है वो EL थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। द नेक्स्ट पे आएंगे हम, जिसमें ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात की जा रही है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है
किसके द्वारा दी गई है? इसको लुइस थर्स्टन ने दिया है। लुइस थर्स्टन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं और 1938 में ये थ्योरी उन्होंने दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको लुइस थर्स्टन ने दिया था। इसमें इन्होंने 7 फैक्टर्स बताए। ग्रुप फैक्टर में इन्होंने 7 फैक्टर्स को रखा था, जिसमें से इन्होंने अलग-अलग नाम बताए इन फैक्टर्स के। तो पहला फैक्टर था यहाँ पे ग्रुप फैक्टर थ्योरी में न्यूमेरिकल फैक्टर, देन सेकंड फैक्टर था यहाँ पे वर्बल फैक्टर, थर्ड फैक्टर आया प्लेस फैक्टर, फोर्थ फैक्टर था इसमें रीजनिंग फैक्टर, फिफ्थ था यहाँ पे वर्बल फ्लो एबिलिटी, सिक्स था यहाँ पे मेमोरी फैक्टर, देन सेवेंथ जो आया था वो डायरेक्टिव फैक्टर इन्होंने रखा था। इस तरह से ग्रुप फैक्टर थ्योरी में 7 फैक्टर्स बताए गए, जिसमें न्यूमेरिकल फैक्टर, वर्बल फैक्टर, प्लेस फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर, वर्बल फ्लो फैक्टर, मेमोरी फैक्टर और डायरेक्टिव फैक्टर्स को रखा गया। और ये थ्योरी लुइस थर्स्टन के द्वारा दी गई थी 1938 में। नेक्स्ट बात करेंगे 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये जो थ्योरी अब हम बता रहे हैं वो सारी इंटेलिजेंस से ही रिलेट करती हैं। 3 डायमेंशनल जो प्रिंसिपल है या 3D स्ट्रक्चर भी जिसको कहा जाता है, वो दिया गया है जेपी गिलफर्ड के द्वारा। जेपी गिलफर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं और 1967 में इसको दिया गया था, जिसको 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल कहा जाता है इंटेलिजेंस के लिए, या फिर 3D स्ट्रक्चर या मॉडल के नाम से भी जाना जाता है इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द फर्स्ट बिनेट एंड साइमन टेस्ट अपेयर्ड विद रिवीजन इन 1908 एंड 1911। तो जो रिवाइज्ड किया गया था बिनेट एंड साइमन के आईक्यू टेस्ट को, वो जो है 1908 में और 1911 में किया गया। इसके बाद हम देखेंगे जब भी हमें आईक्यू निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है तो हम आईक्यू को कैसे फाउंड करेंगे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है आईक्यू का, जिसमें हम देखते हैं कि आईक्यू बराबर हो जाता है आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA जहाँ पे मेंटल एज होता है और CA जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो इस तरह से उसको 100 से इंटू कर देते हैं हम, तब जो है हमारा आईक्यू निकल जाता है। इस तरह से आइए देखते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 15 दे रखा है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर बताई गई है आपको, तो इस तरह से आप रख देंगे इंटेलिजेंस कोटेंट IQ इक्वल टू 15/12 इंटू 100। इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है दिख जाएगा कि ये IQ जो है यहाँ पे 125 आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला था सबसे पहले जो है दिया गया था स्टर्न के द्वारा, और 1912 में इसको जो है दिया गया था इस फॉर्मूला को IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100 को, और इसका यूज़ सबसे पहले टर्मन के द्वारा किया गया। यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब हो जाता है कि ये जो है ऐसी एज होती है जब आप मतलब जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक की जो एज होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज में आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टेस्ट। रावन्स का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है, जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये टेस्ट कौन से टेस्ट के कैटेगरी में आता है? तो इसको कल्चर फ्री आईक्यू टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कल्चर फ्री टेस्ट है और यहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट में भी इसको रखा जाता है। मतलब इसमें हमें वर्बल वर्ड्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं जिसके द्वारा हम इस जो है टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। ये जो टेस्ट है रावन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, वो बीएड में जो है फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी के टेस्ट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है डैश स्किल्स इज एसोसिएटेड विद। कौन सी स्किल जो है एसोसिएट होती है? तो एम्पैथेसाइजिंग जो है एसोसिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एयरफोर्स पायलट्स जो होते हैं वो नीड करते हैं काइनेस्थेटिक जो है इंटेलिजेंस को। एयरफोर्स के जो पायलट हैं, जो मतलब
एयरफोर्स के जहाज़ को जो है चलाते हैं, उनको एयरफोर्स पायलट कहा जाता है। तो ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को जो है इनकी ज़रूरत होती है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि इनकी जो है बॉडी अपीयरेंस कैसी है, ये आता है इसमें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें आपको बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि इंटेलिजेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, इंटेलिजेयर या फिर इंटेलिजेंसिया से। तो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं जो जिनसे इंटेलिजेंस को लिया गया है, इंटेलिजेयर और इंटेलिजेंसिया, जिसका अर्थ हो जाता है अंडरस्टैंड, मतलब समझना किसी चीज़ को। तो इंटेलिजेंस का अर्थ, इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया का अर्थ हो जाता है समझना। इस तरह से इंटेलिजेंस का जो है अर्थ भी इससे एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आईक्यू से रिलेटेड है ये। आईक्यू की टेबल एक आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आईक्यू की टेबल जो होती है इसमें जो है आपको दिया जाएगा कि किस आईक्यू तक के बच्चे कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो है बॉर्डर लाइन पे रखे जाते हैं 70 से लेकर 80 तक के बच्चे को, जिनका आईक्यू लेवल 70 से 80 के बीच में होगा, उन्हें बॉर्डर लाइन स्टूडेंट कहा जाता है। देन इडियट की कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका आईक्यू लेवल 0 से 24 के मिड में होता है। तो जिनका आईक्यू लेवल 0 से 24 के बीच में होगा उन्हें इडियट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद जो है नॉर्मल की कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका आईक्यू लेवल 90 टू 110 होगा, मतलब 90 से 110 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल होता है उनको नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट कहा जाता है। इसके बाद नियर जीनियस और जीनियस की कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो जिनका आईक्यू लेवल जो है 140 या 140 से अबव होता है। तो इस तरह से जो आईक्यू की टेबल होती है उसमें सबसे नीचे आ जाएंगे इडियट की कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका आईक्यू लेवल 0 से 24 के बीच में रहता है। देन नेक्स्ट जो स्टूडेंट इसमें आते हैं उसमें आ जाएंगे बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट। तो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएंगे जिनका आईक्यू लेवल 70 टू 80 रहता है, 70 से लेकर 80 तक के बीच में। देन थर्ड कैटेगरी यहाँ पे आएगी नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट की। नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट का मतलब है कि इनका आईक्यू लेवल जो है वो 90 से 110 के बीच में होगा। देन फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे आएगी स्टूडेंट की जिसमें नियर जीनियस और जीनियस के स्टूडेंट आते हैं जिनको गिफ्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है। तो ये जो आएंगे वो 140 या 140 से अबव का जिनका जो है आईक्यू लेवल रहेगा उन बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। इन्हें जो है गिफ्टेड स्टूडेंट भी कहते हैं। इस तरह से आईक्यू की जो टेबल होती है इनके मिड में भी कई सारे आईक्यू जो आएंगे, स्केल होती है पूरी आईक्यू की, तो वो इनके मिड में आएंगे, उनके लिए भी कैटेगरी दी रहती है कि वो बच्चे कौन सी जो है कैटेगरी के आईक्यू में आएंगे। तो वो जानना आपके लिए नेसेसरी नहीं है इतना। अगर ये 4 पॉइंट्स आप 4 कैटेगरी याद रखेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत आसानी से कि बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट 70 टू 80 के बीच में, इडियट के स्टूडेंट 0 टू 24 के बीच में, नॉर्मल एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो 90 टू 110 में रहते हैं, और जीनियस या नियर जीनियस के जो स्टूडेंट होते हैं वो 140 या उससे जो है अबव में आते हैं। इतनी ही आईक्यू की टेबल आपके लिए जरूर नेसेसरी है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिसमें पूछा जा रहा है कि रेंजुली क्यो थ्री रिंग मॉडल रेंजुली के द्वारा दिया गया है गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए। गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए मतलब जिनका आईक्यू लेवल 140 या उससे अबव होगा। तो उनके अनुसार जो है जो 3 रिंग मॉडल दिया गया है उसमें पहला रिंग आ जाता है हाई क्रिएटिविटी स्टूडेंट का। तो इसमें फर्स्ट जो रिंग है वो हाई क्रिएटिविटी स्टूडेंट का है। देन सेकंड रिंग जो है इसमें वो हाई एबिलिटी स्टूडेंट का आता है, और थर्ड रिंग जो होता है वो हाई कमिटमेंट स्टूडेंट का आता है। तो ये तीनों ही जो है ट्रेड्स जिस पर्सनालिटी में या जिस इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, जो बच्चे मतलब यहाँ पे स्टैंड करेंगे जब ये तीनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं जिस जगह पे, तो ये जो स्टूडेंट होंगे वो आ जाएंगे गिफ्टेड की कैटेगरी में।
ये स्टूडेंट गिफ्टेड की कैटेगरी में आएंगे, इनको जो है गिफ्टेड स्टूडेंट कहा जाएगा। गिफ्टेड का मतलब हो जाता है कि इनका जो है 3 सिग्मा जो है मेजरमेंट रहेगा और 130 टू 145 इनका आईक्यू लेवल रहता है। 130 से जो है 145 के बीच में। तो ये जो है रेंजुली के द्वारा 3 रिंग मॉडल दिया गया है गिफ्टेड चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ 1905 ऑफ स्टर्न टिन इज कॉल्ड। स्टर्टिन के द्वारा जो इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था उसको नॉन साइंटिफिक टाइम के नाम से जाना जाता है। इसको लेवेस्टर के द्वारा दिया गया और ये जो है इंटेलिजेंस यूनिट में आता है। इसकी यूनिट जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहती है। मतलब एक जो इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था 1905 में स्टर्टिन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट था वो जो है नॉन साइंटिफिक टाइम में आता है और ये इसकी जो है इंटेलिजेंस यूनिट जो रखी गई वो बॉडी स्ट्रक्चर को रखा गया और ये जो टेस्ट था वो डेवलप किया गया था लेवेस्टर के द्वारा 1775 में। द नेक्स्ट पॉइंट पे आए जाएंगे हम। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 1890 में कैटल ने बुद्धिमापन शब्द का जो है प्रयोग किया था। मतलब इंटेलिजेंस मेजरमेंट का सबसे पहले यूज़ किया गया था इंटेलिजेंस मेजरमेंट का कैटल के द्वारा। आरबी कैटल थे ये जिन्होंने इंटेलिजेंस मेजरमेंट शब्द का यूज़ किया बुद्धिमापन का 1890 में। आरबी कैटल के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया बुद्धिमापन शब्द का प्रयोग। इसके बाद जो है इनके द्वारा बुक दी गई थी इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस। तो ये बुक आरबी कैटल के द्वारा दी गई थी। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बिनेट साइमन ने जो है बुद्धि परीक्षण कब दिया था। तो बिनेट और साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था वो जो है 1905 में दिया गया था और 1908 में इन्होंने मेंटल एज शब्द का इसमें यूज़ किया था और इसके बाद जो है इस परीक्षण को ही इंटेलिजेंस मेजरमेंट का जनक माना गया। ये जो परीक्षण था बिनेट और साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट का परीक्षण बुद्धिमापन टेस्ट, इसी को जो है इंटेलिजेंस मेजरमेंट का जनक कहा गया, फादर कहा गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आर्मी अल्फ़ा और आर्मी जो है बीटा टेस्ट थे। आर्मी अल्फ़ा जो टेस्ट है वो जो है वर्बल टेस्ट में आता है, वर्बल परीक्षण है ये जो है शाब्दिक परीक्षण में आता है। इसको जो है अमेरिका की सेना के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आर्मी बीटा टेस्ट है इंटेलिजेंस के ही टेस्ट हैं ये भी, तो इसको जो है नॉन वर्बल टेस्ट में रखा गया है, अशाब्दिक परीक्षण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हॉर्वर्ड गार्डनेट का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल है इसमें जो है 9 फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें टोटल 9 फैक्टर्स हैं जो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट के अनुसार जो टाइप्स ऑफ ट्रेड बताए गए इसमें इन्होंने कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड बताए हैं बॉडी के जो है, तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड बताए गए हैं अल्पोर्ट के द्वारा। अल्पोर्ट ने 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड बताए हैं। इसके बाद देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें जो है कार्डिनल ट्रेट आता है। कार्डिनल ट्रेट जो है होल बॉडी को आपके इफ़ेक्ट करता है। तो ट्रेड थ्योरी जो अल्पोर्ट के द्वारा दी गई थी वो जो ट्रेड थ्योरी है इसको अल्पोर्ट ने दिया है जिसमें इन्होंने 3 ट्रेड्स बताए हैं। इनकी ये बुक थी पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। टाइप ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3 टाइप ऑफ ट्रेड यहाँ पे बताए गए। 3 टाइप ऑफ ट्रेड में इन्होंने सबसे पहले बताया कार्डिनल ट्रेड, देन सेंट्रल ट्रेड था और एक ट्रेड जो सेंट्रल ट्रेड था उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए या
सोशलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तीसरा जो ट्रेड था वो बोलने का तरीका था, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, ये जो है तीसरे ट्रेड में आता है। तो इस तरह से अल्पोर्ट की जो ट्रेड थ्योरी थी इसमें 3 फैक्टर्स बताए गए, 3 टाइप बताए गए, जिसमें कार्डिनल ट्रेड आता है। कार्डिनल ट्रेड जो होल होल बॉडी को आपके इफ़ेक्ट करता है। सेंट्रल ट्रेड आया जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा ट्रेड जो था वो बोलने से रिलेटेड था, खाने से रिलेटेड था। और ये जो थ्योरी है वो अल्पर्ट के द्वारा दी गई थी। इनकी एक बुक थी पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो है फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी बताए गए हैं, जिसमें इद, ईगो, सुपर ईगो, 3 फैक्टर इन्होंने पर्सनालिटी के बताए हैं। किसी भी व्यक्तित्व के 3 फैक्टर बताए गए हैं सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जिसमें पहला फैक्टर है इद, दूसरा है ईगो एंड तीसरा है सुपर ईगो। द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस कॉन्सेप्ट। अनकॉन्शियसनेस जो है, कलेक्टिव कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो यूंग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो पर्सनालिटी की है वो दी गई है स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द पायनोरिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है, वो हो जाते हैं पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश हैव द एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज। इंटेलिजेंस में ये एबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को अक्वायर कर सके, उसका जो है अर्जन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द the intellect of person who understand the literal and mathematical signals is the according to थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार जो लोग जो है लिटरल और मैथमेटिकल साइंस को समझते हैं, इन सारे जो है सिंबल्स को समझते हैं, उनमें जो है अब्स्ट्रैक्ट जो है इंटेलिजेंस होती है। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब ही हो जाता है कि एक ही टाइम पे आप कई सारी दिशाओं में या कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप एक ही टाइम पे कर पाते हैं। तो इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है विलियम स्टर्न के द्वारा। विलियम स्टर्न ने ये बताया है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी जो है एबिलिटी है जिसमें हम जो है एक ही साथ कई सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो विलियम स्टर्न का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एलिमेंट्स डज गिलफर्ड्स डिसिप्लिन हैव इन टोटल इंटेलिजेंस। तो गिलफर्ड ने जो अपना मॉडल दिया है 3D मॉडल, जिसको 3 डायमेंशनल मॉडल कहा जाता है, ये जेपी गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है इंटेलिजेंस के लिए। तो इसमें कितने जो है एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं, 3 तरह से इसमें एलिमेंट बताए गए हैं, जिसमें 6 पार्ट आते हैं एक एलिमेंट में, फिर दूसरा जो एलिमेंट है उसमें 5 पार्ट आते हैं, तीसरा जो है उसमें 6 पार्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 180 पार्ट्स इसमें एलिमेंट्स इसमें बताए गए हैं। 3 जो है इसमें विनीय है, मतलब विनिमय है। तो इस तरह से ये कई सारी तरीक़ों से 180 हो सकता है, जैसे कि 5 गुणे 5 गुणे 6, इस तरह से ये 105 हो जाते हैं। और जब 6 गुणे 5 गुणे 5 6 होंगे तब ये 180 रहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस से मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है, इसको और किस थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है इसे न्यूक्लियरिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ग्रुप एलिमेंट थ्योरी जो है ये थर्स्टन के द्वारा दी गई है और इसमें 7 जो है ग्रुप फैक्टर्स बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 डायमेंशनल थ्योरी से है, जो जेपी गिलफर्ड के द्वारा दी गई थी, और इसमें जो है 3 तरह के डायमेंशंस को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला डायमेंशन है कंटेंट, देन दूसरा है यहाँ पे ऑपरेशन, देन थर्ड है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो कंटेंट में जो है 6 एलिमेंट्स को रखा गया है, ऑपरेशन में 5 एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट में भी 6 एलिमेंट्स आते हैं।
इस तरह से टोटल एलिमेंट जो रखे गए हैं वो 180 रखे गए हैं इसमें। 3D डायमेंशनल थ्योरी जो जेपी गिलफर्ड के द्वारा दी गई है इंटेलिजेंस के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 3 डायमेंशनल थ्योरी जो है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मोड के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी जो जेपी गिलफर्ड के द्वारा दी गई है इसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हु गिव हायरार्किकल प्रिंसिपल। हायरार्किकल प्रिंसिपल जो है वो बर्ट एंड वर्नर के द्वारा दिया गया है। बर्ट एंड वर्नर यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैनी एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर मेंशन्ड इन डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कई सारे एलिमेंट्स को मेंशन किया है, जिसमें से आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट मेंशन किए गए हैं। पहला है जिसमें से सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सोशल अवेयरनेस, तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन, चौथा है यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, पांचवा है यहाँ पे एम्पैथी। तो इस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस में जो नाम आता है वो डेनियल गोलमैन का आता है, जिन्होंने कई सारे एलिमेंट्स बताए हैं, जिसमें से 5 एलिमेंट इस तरह से हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन और एम्पैथी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉग्निशन इज द पार्ट ऑफ विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कॉग्निशन जो है एक पार्ट हो जाता है 3 डायमेंशनल थ्योरी का, जिसको 3D डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है। ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है जिसको जेपी गिलफर्ड ने दिया है। इसको जो है 3D मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सेल्डन क्लासीफाई पर्सनालिटी। सेल्डन ने पर्सनालिटी को क्लासीफाई किया है, एनाटॉमी जिसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाता है, साइकोलॉजिकल टाइप इज द इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी टाइप। साइकोलॉजिकल टाइप जो है वो एक तरह से इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी टाइप है। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी टाइप का मतलब है कि वो सारे व्यक्ति जो खुद में ही खोए रहते हैं, उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है या इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यूंग के बारे में बताया गया है। तो यूंग इज द साइकोलॉजिस्ट डिवाइडिंग पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्टेड क्लासेस बेस्ड ऑन हिज सोशल बिहेवियर। यूंग ने जो है क्लासिफाई किया है पर्सनालिटी को, जिसमें इन्होंने इंट्रोवर्टेड क्लासेस को डिवाइड किया है सोशल बिहेवियर के आधार पर। मतलब जो व्यक्ति समाज में जैसा व्यवहार करता है उसके आधार पे इन्होंने पर्सनालिटी को डिवाइड किया है, व्यक्तित्व को बताया है, जिसमें एक इन्होंने इंट्रोवर्टेड क्लास बताया है। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी क्लास वो पर्सनालिटी होती है जो लोग खुद में ही ज़्यादा बिजी रहना पसंद करते हैं, उन्हें ज़्यादा दूसरों से मिलना या बाहर की दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में। तो रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट जो है ये एक तरह से प्रोजेक्शन मेथड ऑफ पर्सनालिटी में इंक्लूड होता है। तो अगर कोई पूछे ये कि ये कौन सा टेस्ट माना जाता है, रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसमें जो है 5 सब टेस्ट आते हैं, तो ये एक तरह से प्रोजेक्शन मेथड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अ प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजर इज गिवन। एक प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट कौन सा होता है, तो वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट जो होता है, जिसको वैट कहा जाता है, WAT, वो जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट मेथड होता है पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पर्सनालिटी इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पर्सनस बिहेवियर। ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये किसके द्वारा दी गई है, वुडवर्थ के द्वारा इसको दिया गया है कि पर्सनालिटी जो है ये एक ओवरऑल क्वालिटी होती है, जो पर्सन जैसा बिहेव करता है उसके बारे में हमें इससे जो है पता चल जाता है। तो वुडवर्थ के द्वारा ये डेफिनेशन बताई गई है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें बताया गया है एस्टोमार्फी। एस्टोमार्फी जो टाइप होता है पर्सनालिटी का, उसको चोगाकार जो है कहा जाता है हिंदी में। तो इसको एस्टोमार्फी कहा जाता है, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेल्डन पर्सनालिटी थ्योरी। इसको जो है सेल्डन की पर्सनालिटी थ्योरी में नहीं इंक्लूड किया जाता है एस्टोमार्फी को।
जबकि सेल्डन के द्वारा 3 टाइप की पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया है। सेल्डन ने अपनी थ्योरी में 3 टाइप से पर्सनालिटी को जो है बताया है, जिसमें से पहले जो है पर्सनालिटी को इन्होंने बताया है गोलाकार आकृति के लोग, जिसमें एंडोमॉर्फी जिनको कहते हैं, गोलाकार आकृति के लोगों को, आयताकार आकृति जिनकी रहती है उनको मेसोमॉर्फी कहा जाता है, और लंबाकार जिनकी आकृति होती है उनको एक्टोमॉर्फी कहा जाता है। इस तरह से सेल्डन ने जो है अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन बताए हैं, जिसमें इन्होंने एक गोलाकार आकृति के लोग बताए हैं, एक आयताकार आकृति के बताए हैं और एक लंबाकार आकृति के लोग बताए हैं। गोलाकार आकृति के लोगों को ही एंडोमॉर्फी कहते हैं, आयताकार आकृति के लोगों को मेसोमॉर्फी कहते हैं और लंबाकार आकृति के लोगों को एक्टोमॉर्फी कहते हैं। जबकि इन्होंने एस्टोमॉर्फी नाम के कोई किसी भी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी में 3 तरह की ही पर्सनालिटी बताई है पर्सनालिटी थ्योरी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि 1/10 पार्ट जो है वो कॉन्शियस रहता है हमारे माइंड का। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे माइंड का कितना पार्ट जो है कॉन्शियस रहता है, चेतन रहता है, तो वो 1/10 पार्ट रहता है। 1/10 भाग जो है हमारे दिमाग का वो चेतन रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, वी कैन प्रिडिक्ट बाय पर्सनालिटी। आरबी कैटल के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि हम पर्सनालिटी के द्वारा जो है एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक अनुमान जो है व्यक्तित्व के द्वारा हम लगा सकते हैं किसी भी पर्सन के बारे में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी इज मॉडेस्टी, हु टोल्ड अबाउट सरफेस क्वालिटी। ये स्टेटमेंट भी आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूजिंग अनकॉन्शियस माइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस। डिफेंसिव जो है मैकेनिज्म जो है, एक तरह से इसे डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो ये जो है हमारे अचेतन दिमाग को यूज़ करता है, अचेतन माइंड को यूज़ करता है, अनकॉन्शियस माइंड को, और तब हम अपने जो है स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं। मतलब हम अपने जो है समस्याओं को या जितना हमारे ऊपर प्रेशर है उसको हम जो है कम कर पाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बताया जा रहा है, सेल्फ टू सेल्फ डायग्नोसिस गिवन बाय। सेल्फ टू सेल्फ डायग्नोसिस जो है वो सब्जेक्टिव होता है और विलियम वुंड के द्वारा इसको दिया गया है। एडवर्ड टिचलर ने इसमें जो है इनकी सहायता की थी। सेल्फ टू सेल्फ डायग्नोसिस में सब्जेक्टिव है ये, एक तरह से विलियम वुंड के द्वारा इसको दिया गया। एडवर्ड टिचलर में ने जो है इनकी सहायता की थी इसमें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केस स्टडी मेथड एक तरह से सब्जेक्टिव मेथड होता है जो डायडमैन के द्वारा दिया गया है। डायडमैन के द्वारा इसको दिया गया है केस स्टडी मेथड को, और ये सब्जेक्टिव टाइप ऑफ मेथड होता है। इसके बाद बताया गया कि इंस्पेक्शन मेथड जो यूज़ किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया, रेटिंग स्केल मेथड जो यूज़ किया जाता है वो भी ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, और ये दिया गया है रेटिंग स्केल मेथड जो है वो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया था, और इसमें इन्होंने फ्रांसिस गाल्टन और फ्रैक्नर के द्वारा दिया गया था 1883 में। और यूज़ किसके द्वारा सबसे पहले किया गया रेटिंग स्केल मेथड, तो वो जेपी गिलफर्ड और फ्रीमैन के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था। देन इंटरव्यू मेथड जो है वो सब्जेक्टिव मेथड में आता है, क्योंकि इसमें आप जो आंसर्स पाते हैं वो पूरे स्टेटमेंट में पाते हैं, और विलियम वुंड के द्वारा सब्जेक्टिव मेथड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। देन क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, जो नया हो या उसका कोई यूज़ पहले से ना किया गया हो तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। मतलब कोई चीज़ नई करते हैं आप, या जिसका पहले से यूज़ ना किया गया हो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया था डेविड ऑज़ुबेल के द्वारा 1963 में, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है इसके लिए, क्रिएटिविटी इज़ द जनरलाइज्ड कंसल्टेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। क्रिएटिविटी एक तरह से सामान्यीकरण है जब हम अपने जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इसमें जोड़ते हैं, पर्सनालिटी वेरिएबल्स को जोड़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेड्स को जोड़ते हैं, तब जो है एक जो है जर्नलाइज फॉर्म बनता है क्रिएटिविटी का। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसके क्रिएटिविटी के, तो क्रिएटिविटी जो है
यूनिवर्सल होती है ये, और क्रिएटिविटी जो है इनेट रहती है। सार्वभौमिकरण पे बेस्ड है क्रिएटिविटी, और इनेट होती है मतलब कि जन्मजात रहती है, और अक्वायर्ड भी किया जा सकता है इसको। मतलब जैसे जैसे आप चाहें वैसे वैसे क्रिएटिविटी अपने जो है पर्सनालिटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कोई नई चीज़ को आप सीख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया है कि क्रिएटिविटी जो है प्रोड्यूस करती है कोई ना कोई नई थिंग को या नई नॉवल को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्रिएटिविटी एडवेंचरस होती है और ओपन थिंकिंग पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जिसमें क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिव पर्सन की क्वालिटीज़ पूछी जा रही हैं। तो ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशन, मतलब जो आइडियाज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी सत्यता होनी चाहिए, साधारणतया। उसके बाद सेकंड क्वालिटी आ जाती है कि अडेप्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ एडवेंचर होना चाहिए उसमें, मतलब सब लोग जो है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर पाएँ। और गुड मेमोरी एंड जर्नल नॉलेज होना चाहिए आपको। क्रिएटिव पर्सन की ये जो है क्वालिटीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ऐसे राइटिंग एक तरह से जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड होता है, क्योंकि आपको एक ही टाइम पे कई सारी दिशाओं में सोचना होता है उसमें। ऐसे आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको उस जो है टॉपिक पे जो है लिखना होगा, या उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स बतानी होंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसे जो है बेनिफिशियल हो रहा है सोसाइटी पे, उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो एक ही टाइम पे आपको कई सारे एस्पेक्ट पे उसमें थिंकिंग करनी होती है। इस तरह से ऐसे राइटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है, जबकि जो एमसीक्यू पैटर्न है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। एमसीक्यू पैटर्न में आप उतना ही आंसर करते हैं जितना आपसे पूछा जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि आप बॉक्स से हट के हैं, तो आप अपने टॉपिक से हट के भी सोच रहे हैं इसमें, मतलब कि आप स्वतंत्र रूप से जब सोचते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि थिंकिंग जो होती है वो एक तरह से परसेप्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं तो आपका इसमें कोई परसेप्शन होता है, आपकी कोई धारणा होती है, उसी पे आप जो है सोचते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया 2 अक्टूबर 2014 को, और ये जो मिशन था वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। इसका स्लोगन क्या था कि एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो है इसका स्लोगन रखा गया था। और लोगो जो इसका था वो स्पेक्टिकल्स थे, गांधी जी के जो है गांधी जी का चश्मा इसका जो है लोगो रखा गया था। इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने जाना। तो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आ मैकेनिज्म डिज़ाइन टू रिड्यूस स्ट्रेस। एक ऐसा मैकेनिज्म जो डिज़ाइन किया गया है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, मतलब वो आपके जो है टेंशन को कम करता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो आपकी समस्याएं हैं कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, जो है कोई स्पेसिफिक जो है एक्सपीरियंस है आपका, कोई जो है स्पेशल अनुभव है उसके द्वारा आ रही हैं, तो इसको डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु फर्स्ट आइडेंटिफाइज डिफेंस मैकेनिज्म एज द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एंग्जाइटी। तो किसने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने जो है टेंशन को, एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच डिफेंस फॉर्म बेसिस ऑफ मैनी अदर मैकेनिज्म। रिप्रेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश एक्सप्लेन्ड वेल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है जो थ्योरी, वो हो जाती है साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट definitive book on defense mechanism, the ego and mechanism of defense 1936 में जो आई थी वो लिखी गई थी अन्ना फ्रूड के द्वारा। अन्ना फ्रूड ने इसको जो है लिखा था। ये बुक थी द ईगो एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, 1936 में आई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू
साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म आर कंसीडर, इसको कंसीडर किया गया है नॉर्मल। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म को ये नहीं बताया गया है कि ये कोई टेंशन या कुछ जो है ऐसा बड़ी चीज़ होती है, तो ये इसको नॉर्मल जो है कंसीडर किया गया है इस थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें बताया गया है कि पावलो की जो थ्योरी है, पावलो ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर, जिसके लिए इन्होंने लर्निंग के सिद्धांत दिए हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स बताया है इन्होंने, अधिगम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से पावलो ने जो है प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत जो इनके द्वारा दिया गया है अधिगम पर, उसको 3 नामों से जाना जाता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुत्ते पर था। एक भूखा कुत्ता था जिसके सामने इन्होंने भोजन रख दिया था, तो जब वो बेल बजाई जाती थी तब खाना आता था। तो इस तरह से लर्निंग करा दी गई थी कुत्ते की, और जब इस तरह से जब 2-3 बार ऐसा हुआ कि बेल बजाया तो खाना आया, तो इस तरह से जो है कुत्ते की जो है लर्निंग हो गई थी डॉग की पूरी, कि जब बेल बेल बजेगी तो जो है खाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह उसमें जो है सलाइवा उत्पन्न होने लगता था डॉग में, उसमें जो है लार आने लगती थी उसके मुँह में। तो एक बार बेल बजाई गई लेकिन जो है खाना नहीं दिया गया डॉग को, तब भी उसके मुँह में सलाइवा आ गया, लार आ गई। इसका मतलब अब जो है डॉग की पूरी तरह से लर्निंग हो चुकी थी कि जब बेल बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था इनका, जिसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एज़ुबेल के द्वारा जो है 4 टाइप ऑफ लर्निंग बताया गया। 4 तरह से इन्होंने लर्निंग को डिस्क्राइब किया है। पहला इन्होंने रिसेप्शन लर्निंग बताया, दूसरा जो है डाइवर्स डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बताया, तीसरा रोट लर्निंग था, और चौथा मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बताया गया। इसके बाद बुक थी एक कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो बुक है वो किसके द्वारा दी गई है, तो इसको गैगने ने दिया है। कंडीशन ऑफ लर्निंग जो बुक है वो गैगने के द्वारा दी गई है। इस तरह से साइकोलॉजी के जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे, ये वीडियोस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं आपकी। थैंक यू एवरीवन।